प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी पाठ्यक्रम से संबंधित हिंदी प्रश्नावली की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन प्रति वीडियो में हर वीडियो में नए नए प्रश्न हैं तथा उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए जा रहे हैं। और ये जो प्रश्नों की जो सीरीज़ है, ये उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं और इसके साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मित्रता शब्द में संज्ञा है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। ठीक है, मित्र शब्द जो है वो जातिवाचक है, लेकिन उसका हमने क्या बना दिया? मित्रता भाववाचक। ठीक है, अगर हम व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के नाम को कहते हैं। जैसे मैं राम बोलूं, ठीक है, या नैनीताल बोलूं, तो ये सब क्या है? ये किसी शहर के नाम है। तो ये क्या क्या माने जाएंगे? ये व्यक्तिवाचक माने जाएंगे। और द्रव्यवाचक के अंदर आता है सोना, चांदी, ठीक है, अनाज, अनाज किसी भी प्रकार का, गेहूँ, तो ये सब द्रव्यवाचक के अंदर आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला प्रश्न है, रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे से काफ़ी प्रश्न आते हैं, चाहे यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो। तो रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, इसकी जगह ये भी आ सकता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये भी आ सकता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो उस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धन नष्ट हो जाने के उपरांत भी सेखी को, मतलब सेखी को बघारना भी कह सकते हैं, या सेखी का ना जाना, है ना। तो जैसे हमारे देश में कुछ सामंती थे, सामंती मतलब जो उस समय जब उनका शासन था तब उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन उनकी सत्ता छिन जाने के बाद भी वो क्या दिखाते हैं? वो सेखी बघेरते हैं, मीन्स अपनी उस प्रभुत्व को दिखाने का प्रयास करते हैं। उसको बोलते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं किया। ठीक है, तो कहीं पर अगर ये आए कि सामंतवादी, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन था वो भी आप ध्यान देंगे कि जो लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास और फिर भी दिखावट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो पहले उस पद में थे, माना बहुत कोई अमीर व्यक्ति था, ठीक है, वो दिवालिया हो गया उसका, या कोई किसी बहुत ऊंची पोस्ट पे था लेकिन अब वो सामान्य व्यक्ति है, तो उसी पोस्ट का रुतबा वो दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में मुहावरा या लोकोक्ति आती है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, या रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो रस्सी पर मैं कुछ एक आध मुहावरा आपको और बताना चाहूँगी, जैसे है रस्सी का सांप बनाना। तो मुहावरा है रस्सी का सांप बनाना, और इसका अर्थ होता है जरा सी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मन के सुख दुख, क्रोध, हर्ष आदि भावों की तीव्रता व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक। देखो, विस्मयादि बोधक, कहीं कहीं पर उद्गार भी लिखा हो तो आप समझ जाना, उद्गार वाचक चिन्ह भी अगर लिखा हो तो उद्गार का मतलब भी क्या होता है? अपने भीतर के भावों को बाहर निकालना। तो उद्गार शब्द भी विस्मय वाचक, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, तो कहीं पर विस्मयादि बोधक वाक्यों को या विस्मयवाचक वाक्यों को उद्गारवाचक वाक्य भी लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों ही चीज़ एक समान है, विस्मयादि बोधक हो या उद्गारवाचक हो। बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते हैं, और ये अल्प विराम है जिसको हम कॉमा कहते हैं, ये पूर्ण विराम है जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें मैं आपको कुछ चिन्ह अगर मैं और बताना चाहूँ, ठीक है, जैसे बढ़ते हैं हम अभी अगले प्रश्न को, फिर मैं आपको कुछ विराम चिन्ह बताऊंगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, कोई आया है, वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, यहाँ पर सर्वनाम आएगा, ये सर्वनाम आएगा, ठीक है, गलत टाइप हुआ है। तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक, अनिश्चय है या निश्चय है? तो राइट आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये कैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखने से आपको दिखाई नहीं देता, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा विराम चिन्ह के विषय में। ठीक है, जैसे आपने इसको देखा, यह आपने कहा पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, वैसे ही ये होता है, इसको बोलते हैं, दोबारा बताती हूँ, ये इसको बोला जाता है
उपविराम, उपविराम, ठीक है, इसको बोला जाता है उपविराम। और इसको आपने बता दिया, इसको क्या बोला जाता है, अल्पविराम, और इसको बोला जाता है अर्धविराम, ठीक है। यह अल्पविराम, यह अर्धविराम, और इसको बोलते हैं कोष्ठक। और एक ये पूछा जा चुका है, इसको बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह, ठीक है, त्रुटि पूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह, ठीक है, ये नाम है इसके। जो हम त्रुटि पूरक, जैसे हमने माना कोई शब्द लिखा है ना, मैंने लिखा राम ने खाना खाया, मैं ने लिखना भूल गई, राम खाना लिख रही हूँ, तो मैं भूल गई, तो मैं यहाँ पर एक एरो बनाऊंगी, इसको क्या बोलते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह, ठीक है। तो आप थोड़ा विराम चिन्ह समझेंगे, क्योंकि विराम चिन्ह से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी सर्वनाम की, ठीक है। तो सर्वनाम हमने कहा चलो यहाँ पर हमने समझ लिया कि कोई आया है में, कोई शब्द अनिश्चयवाचक है, तो बाकी भेदों के विषय में जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। एक है, पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चयवाचक, और अगला है, ठीक है, अगला है अनिश्चय, और एक है संबंध, और छठा है प्रश्न। अब इनको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की पुरुषवाचक की, अगर हम पुरुषवाचक की बात करें तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात होती है, मैं, तुम और वे। तो ऐसे कहीं पर सर्वनाम हो तो पुरुषवाचक। निजवाचक में बात होती है स्वयं की और अपने आप की, अपना काम स्वयं करो, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, वो अपने आप देख लेगा, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। अब जहाँ पर है निश्चयवाचक, निश्चय माने कहते हैं कि यह मेरा विद्यालय है, यह, ठीक है, जो यह लगाया जा रहा है, यह मेरी बहन है, तो यह मतलब जिसके प्रति हम निश्चित हैं, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय हमने क्या कहा अभी, कोई, ठीक है, कुछ, जिसका हमें डाउट हो, अनिश्चित, जिसमें हम निश्चित नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित। और संबंध कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि जो, वो, जैसा, वैसा, मतलब संबंध आ रहा है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो ये क्या है, संबंधवाचक है। और प्रश्नवाचक सभी जानते हैं, कौन, क्या, कौन, कहाँ रहते हो, ठीक है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आप समझेंगे, छोटा सा प्रयास था मेरा समझाने का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब राइट आंसर तो है, ठीक है, चलो कपूर एक तद्भव शब्द है, तो कपूर का तत्सम शब्द होगा, है ना। राइट आंसर हमारा है कपूर तद्भव शब्द है। 85 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कपूर एक तद्भव शब्द है। तो तद्भव है तो इसका तत्सम होगा, तो उसका तत्सम है कर्पूर, आप लिख लें, कर्पूर इसका तत्सम शब्द है, ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ, कर्पूर, ठीक है। अब आकाश हमने कहा तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, आसमान, ठीक है। प्रकाश अपने आप में प्रकाश, इसका तद्भव भी प्रकाश है। और समुद्र का क्या होगा, सागर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे शब्द जो बिना विकृत हुए ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द और विदेशी देशज ये शब्द आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो जो शब्द बिना विकृत हुए, विकृत माने खराब हुए, बिगड़े हुए, ज्यों के त्यों, जैसे के तैसे हिंदी भाषा में आगे, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम, क्योंकि तत्सम उसके समान, मतलब वैसे उठा लिए, और तद्भव उससे उत्पन्न, उससे नए बने। तो तत्सम और तद्भव में कुछ आपको मुख्य बताना चाहूँगी। ये आप समझ गए ना कि जो ज्यों के त्यों आते, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो देखो, हर भाषा की जननी संस्कृत है, तो संस्कृत से ही जो शब्द ज्यों के त्यों उठा लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उन्हीं संस्कृत के शब्दों में जो थोड़ा परिवर्तन होता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो विदेशी से लिए गए, जैसे माना रिक्शा है, जापान, चीनी है, ये जो कैंची है, अलमीरा है, ये जो शब्द सब क्या हैं, ये विदेशी शब्द हैं, ठीक है। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बता रखे हैं। सर्कस है,
कुश्ती है, ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं। और देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द माने जैसे लोटा है, खाट है, चारपाई है, ये सब देशज शब्द हैं। तो थोड़ा हम जो मुख्यतः पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उन तत्सम तद्भव शब्दों के विषय में बताती हूँ थोड़ा, ठीक है, ध्यान देंगे आप सब लोग। जैसे एक है माखन, ठीक है, माखन तद्भव है, इसका तत्सम है, लिख लीजिए आप लोग, मृक्षण। इसका तत्सम क्या है? मृक्षण है। और माँ का माँ तद्भव है, इसका क्या होगा? मातृ। ठीक है, आप चाहें तो लिख लें काज। काज क्या है? ठीक है, काज तद्भव है, काज, और इसका तत्सम क्या होगा? कार्य। देखो तत्सम माने जो संस्कृत के जैसे शब्द आपको दिखाई देंगे, संस्कृत के जैसे। ठीक है, एक और जो बहुत बार पूछा जा चुका है, धरित्री। धरित्री ये तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होगा? धरती। ठीक है, और अक्षी। अक्षी माने क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, अक्षी माने आँख। ठीक है, तो अक्षी इसमें तत्सम है, ठीक है, आँख तद्भव है। और ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको नया भी लगेगा, जैसे पुष्कर। पुष्कर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है पोखर। पोखर माने तालाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पे रोक के या पॉज करके या फॉरवर्ड करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, बाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल स्वर क्या है? मूल स्वर के रिलेटेड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। और 4 मूल स्वर कौन कौन से हैं? लिख लीजिए आप, अ, ई, उ और री। तो ये 4 मूल स्वर हैं। अब इनमें से कौन सा, ये कह रहे हैं कि कौन सा है, तो हमको राइट आंसर क्या मिल गया? उ। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी मूल स्वर नहीं है, सिर्फ ओ है मूल स्वर। अभी हमने बात की मूल स्वर 4 होते हैं। हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपसर्ग से निर्मित शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? देखिए हमको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना आना चाहिए। देखिए पहले हम प्रारंभ को करते हैं। प्रारंभ का क्या होगा? प्र प्लस आरंभ, यानी कि इसमें है। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध। प्र प्लस सिद्ध, इसमें भी है। अगला है प्रतिकूल। प्रतिकूल में है प्रति प्लस कूल, यानी कि इसमें प्र नहीं है, इसमें प्रति उपसर्ग है, तो ये हमारा राइट आंसर है। और प्रमेय, प्र प्लस मेय। ठीक है, थोड़ा गिचमिच हो जा रही है, आप समझेंगे थोड़ा। ठीक है, प्रमेय का आपको दोबारा बता देती हूँ, प्र प्लस मेय। ठीक है, प्रमेय, इसका गणित में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिकूल हमारा राइट आंसर है, क्योंकि प्रतिकूल में उपसर्ग तो है लेकिन कौन सा है? प्रति है। और हमसे प्रश्न पूछा गया है कि जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है, तो इसी में नहीं है। किस में नहीं है? प्रतिकूल में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ओष्ठ नहीं है? ठीक है, कौन सा व्यंजन ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ मतलब होंठ, तो कौन सा व्यंजन जो होंठ से नहीं बोला था? आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। प बोलिए, प में होंठ आपके काम कर रहे हैं, चिपक रहे हैं आपस में, प। ठीक है, ध में होंठ का कोई प्रयोग नहीं है, फ में है, म और भ में भी है। तो प, फ और म ये ओष्ठ व्यंजन है, जबकि ध ओष्ठ व्यंजन नहीं है। अब ध अगर ओष्ठ व्यंजन नहीं है तो कौन सा है? आप लिख लीजिए दंत्य व्यंजन या दंत। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख लें, दंत व्यंजन या दंत व्यंजन। तो ध क्या है? दंत व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन नहीं है। ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? प, फ, म। तो हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्येष्ठ का विपरीतार्थक क्या है? देखो, विपरीतार्थ मतलब विलोम। जैसा शब्द होगा उसका विलोम भी वैसा ही होगा। भले ही ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा होना, लेकिन देखिए ऑप्शन में आपको सारे छोटे ही अर्थ के दिख रहे हैं, लेकिन उसके हमको जैसा शब्द है उसी के अकॉर्डिंग उसका विपरीतार्थ देखना है। तो समझते हैं, देखिए लघु का विपरीतार्थ क्या होगा? लघु का विपरीतार्थ क्या होगा? है, लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो लघु का क्या होगा? दीर्घ। दीर्घ।
और उसके बाद छोटा, छोटे का क्या होगा, बड़ा। लघुत्तम का क्या होगा, या तो होगा अधिकतम, अधिकतम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, छोटा, और कनिष्ठ किसका विपरीत है, ज्येष्ठ का विपरीत। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाकी के भी मैंने आपको बताया, लघु का बताया, ठीक है, लघु का आपका मैंने बताया दीर्घ, छोटा का बताया बड़ा, लघुत्तम बताया अधिकतम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अर्धविराम का चिन्ह। देखिए अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये गलत है। अर्धविराम, अर्धविराम अभी हमने पढ़ा कि अर्धविराम कैसा होता है। अर्धविराम, इसमें अर्धविराम ये बी दिया है, लेकिन बी अर्धविराम ऐसा होता है, ठीक है। ये तो उपविराम का जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे अर्धविराम का चिन्ह इन्होंने यहाँ पर बी तो दिया है, लेकिन बी ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। आप ध्यान देंगे ये तो उपविराम जैसा प्रतीत हो रहा है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुई है इसमें, लिखने में मिस्टेक हुई है, आप ध्यान देंगे। अर्धविराम कैसा होता है, अर्धविराम ऐसा, ये जो यहाँ पर साइन बना है ये उपविराम का है, ये अल्पविराम है, ये विस्मय वाचक या संबोधन चिन्ह आप बोल सकते हैं, ये कोष्टक है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी है, लेकिन बी में ऐसा बनेगा, कैसा, ऐसा, ये क्या है, अर्धविराम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पर्यायवाची शब्द बहुत और ऐसे ऐसे आते हैं कि आप पूछिए मत, तो आप जितना शब्दकोश बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा लीजिए, वही आपकी समस्याओं की, परीक्षा की समस्या को हल करेगा। तो पहला ऑप्शन है मिलिंद, तो मिलिंद इसका राइट आंसर है, क्योंकि भ्रमर मिलिंद का ही पर्यायवाची है। तो भ्रमर के आपको मैं अन्य पर्यायवाची बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे भ्रमर का एक है मधुकर, मधुकर, ठीक है। एक है अली, है ना, आप सुना होगा, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। अली, अली माने भौरा, अली। और भृंग, भृंग। और है मिलिंद, ठीक है, मिलिंद तो यहाँ पे दिया हुआ है, मिलिंद दिया है। शिलीमुख, शिलीमुख, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची हो गए, ये भ्रमर के हो गए। तो हमारा भ्रमर का आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलिंद। तो भ्रमर के अन्य पर्यायवाची क्या हैं, अली, मधुकर, भृंग, शिलीमुख। अब देखिए वैश्वानर, ये लिखा ना वैश्वानर, तो ये किसका पर्यायवाची, ये है अग्नि का पर्यायवाची। ये किसका पर्यायवाची है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। कौन, वैश्वानर। तो आप कहीं वैश्वानर से ये ना समझे कि वानर का पर्यायवाची है या किसी अन्य पशु का है, तो वैश्वानर का मतलब क्या है, अग्नि। और अम्बक, अम्बक किसका पर्यायवाची है, अम्बक है आँख का पर्यायवाची। और रसाल किसका पर्यायवाची है, रसाल है आम का, आम्र का पर्यायवाची। आप समझ गए। देखिए एक प्रश्न में हमने 4 प्रश्न समझे। भ्रमर के पर्यायवाची देखे, वैश्वानर का मीनिंग क्या होता है, आग, अम्बक आँख, रसाल माने आम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेट में पाँव होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत छली या कपटी होना। अत्यंत छली या कपटी होना इसका सही उत्तर है। अब एक मैं आपको और बताना चाहूँगी, जैसे पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी, पेट में दाढ़ी। तो पेट में दाढ़ी के लिए मुहावरे का अर्थ है बचपन से होशियार होना या आयु से अधिक ज्ञान होना, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना, चालाक होना भी कहीं पर आता है, चालाक होना, ठीक है। जैसे ऑप्शन आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो आप समझ गए होंगे पेट में पाँव होना अर्थात अत्यंत छली या कपटी होना, धोखा देने वाला है, छल करने वाला। किस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। देखिए मैंने आपको समास से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसको जाके देखें, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। द्वंद्व समास में हमने बात की थी कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और योजक चिन्ह की जगह अगर कोई लेगा तो वो लेगा और या, ये 2 शब्द आते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय समास में देखिए आप तो पहले ये समझ लीजिए समास 2 पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील गगन, नील कमल, ठीक है, पीताम्बर, तो विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष। तो ये कर्मधारय समास की उदाहरण दे दिया, तो ये हमारा राइट आंसर है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह 8 होते हैं, है ना, घोड़े पर सवार, रसोई के लिए घर,
ऐसे वाले। और बहुब्रीहि समास हमने कहा था कोई भी पद इनका प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे की बात होती है। जैसे गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात श्री गणेश। दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। तो जहाँ पर तीसरे व्यक्ति की पहचान होती है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ 4 ही समास बताए हैं, बाकी मैंने ट्रिक आपको समास की वीडियो डाली, आप उसको प्लीज़ जाके देखें प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। आप जानते हैं ना विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे पीला फूल, फूल विशेष्य है और पीला विशेषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? किस शब्द में विसर्ग संधि है? निर्निमेष में विसर्ग संधि है, ठीक है। कैसे बना निर्निमेष? निह प्लस निमेष, निह प्लस निमेष, और विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया? र में परिवर्तित हो गया, तो मिलके क्या बना? निर्निमेष। अब इसमें एक शब्द और है जलोर्मी, ठीक है। जलोर्मी भी है ना, इसको भी हम समझ लेते हैं। जलोर्मी, जलोर्मी का विग्रह है जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। और ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है, आप ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। एक शब्द है देखिए इसमें विस्मरण, विस्मरण। तो विस्मरण का विग्रह होता है वी प्लस स्मरण, वी प्लस स्मरण। और इसमें व्यंजन संधि। अब इसमें व्यंजन संधि कैसे? देखिए व्यंजन संधि का एक नियम कहता है जब 100 में संधि होती है, ये वाले 100 में जिसको हम दंती 100 बोलते हैं, तो वो संधि होने के बाद वो कैसे में परिवर्तित हो जाता है? वो मूर्धनी 100 में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। समझना इस बात को, क्योंकि ये चीज़ आएगी जरूर और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये है अभी प्लस शेख, ये व्यंजन संधि का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तो मिलके क्या बना? अभिषेक। देखिए 100 परिवर्तित हो गया, दंती 100 परिवर्तित हो गया मूर्धन्य 100 में। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। लेकिन ये जो 2 शब्द हैं कौन कौन से? एक तो विस्मरण है, एक मैं आपको एक और बताती हूँ, अनुसार, अनु प्लस सार। इसमें 100 परिवर्तित नहीं होते, ये अपवाद हैं। देखो अपवाद तो हर कहीं मिल जाएंगे, समाज में अपवाद हैं, भाषा में अपवाद हैं, तो हर जगह अपवाद मिलेंगे आपको। तो ये है तो व्यंजन संधि का उदाहरण, लेकिन ये 100 और 100 जो चेंज करने वाला उसी का उदाहरण है। लेकिन ये 2 शब्द, एक तो विस्मरण, एक अनुसार, क्या है? अपवाद हैं। यानी कि विस्मरण में कौन सी संधि है? विस्मरण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जलोर्मी में गुण संधि, निर्निमेष में विसर्ग संधि, ठीक है। और वागीश में वाक प्लस ईस, इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। क का ग हो रहा है, इसमें व्यंजन संधि है। समझ गए आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका पथ से बाहर निकलती है, यानी कि नाक के रास्ते बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अब अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? वह व्यंजन जिनका उच्चारण क्या होता है? नाक और मुख दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। नाक और मुख दोनों से होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। ये तो हम समझ गए। अगला है देखिए इसमें अंतस्थ, इसको भी समझना है हमें। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में हो, स्वर और व्यंजन के बीच में हो, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अभी इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। अंतस्थ व्यंजन की बात करी मैं। और ये कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। तो ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुंह के भीतर जीभ किसी भी स्थान को छू रही हो, जीभ हमारी मुंह के किसी भी हिस्से को छू रही हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, यानी कि 25। और ये कहाँ से कहाँ तक है? क वर्ग से मौ तक, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे क्या हैं? इसी में है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं उष्म व्यंजन, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन तो हम समझ गए, अनुनासिक की हम बात हो चुकी है। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। और ये कौन से हैं? ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। तो ये चारों क्या है? ये उष्म व्यंजन है, ठीक है। इतना हम समझे। अब उसके बाद एक चीज़ और जो अभी हमने बात की, मैंने कहा स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने कहा मैंने? 25।
देखिए एक प्रश्न से मैं आपको कई सारी चीज़ें समझा रही हूँ, समझिए। तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग के जितने होंगे वो होंगे कंठ, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, उनका होगा कंठ, कंठ से, ठीक है। अब च का होगा तालु से, यानी कि हम तालव्य भी बोल सकते हैं, तालव्य व्यंजन भी बोल सकते हैं। और ट का होगा मूर्धा, मूर्धा यानी कि मूर्धन्य भी बोल सकते हैं, मूर्धा। और त की यहाँ पर त क्या होता है, त दंत्य, दंत्य व्यंजन। और प की हमने बात करी थी भी पहले, प वर्ग वाले क्या होते हैं, ओष्ठ, ठीक है। तो क वर्ग वाले जितने हैं, क ख ग कंठ वर्ग, च वाले तालु वर्ग, ट वाले मूर्धन्य, त वाले दंत और प वाले ओष्ठ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वो होते हैं, वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द को बदल देते हैं। तो अति तो आगे लगता है ना, अतिशय, अत्यधिक, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय नहीं है। नेह भी उपसर्ग है, प्र भी उपसर्ग है, अभी हमने पढ़ा ना, प्रमेय और ये प्रकार जो भी है। और एक प्रत्यय है, जैसे नीति प्लस एक नैतिक, राजनीति प्लस एक राजनैतिक, तो ये प्रत्यय। हमारा राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण स्थान के आधार पर च किस वर्ग में आता है, अभी मैंने आपको बताया था च किस वर्ग में आता है, तालु यानी कि तालव्य, बताया था ना। और दंत्य में क्या बताया था, दंत्य में आपको क्या बताया था, त वर्ग, ठीक है। अब ये वत से और ये तो और डिटेल में है, तो अभी आप इतना ही समझिए, क्योंकि फिर एक साथ ज़्यादा, बस आप ये समझिए कि च वर्ग किस में आता है, तालव्य में आता है, तालु वाले में स्पर्श व्यंजन का एक भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है, तो भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें है गुण संधि, ठीक है। भारत प्लस इंदु क्या बना, भारतेंदु, ए बन गया उसका, तो गुण संधि है। अगला है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो नियत समय से पहले या पीछे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है असामयिक, इसका राइट आंसर क्या है, असामयिक। यहाँ पर सी लिखा है क्योंकि इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो इसका आंसर क्या है, असामयिक, जो जिसका समय ना हो, मतलब वो अपने नियत समय से, माना कोई किसी चीज़ की डेट थी और वो उससे पहले या बाद में हुआ, तो उसको बोलते हैं असामयिक। और सावधिक का मतलब क्या होता है, देखिए एक शब्द यहाँ पर आप राइट आंसर समझ गए ना, 100 का राइट आंसर है ये असामयिक। अब मैं बात करी सावधिक, सावधिक का अर्थ कहते हैं, सावधिक का अर्थ होता है जिसकी कोई अवधि हो, इसकी अवधि निश्चित है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सावधिक, जिसकी कोई अवधि निश्चित है उसको हम बोलते हैं सावधिक। अब अवश्यंभावी का अर्थ क्या होता है, जो अनिवार्य है। और सार्वकालिक का अर्थ क्या होता है, जिसका जो सब समय का है ना, सब समय का, सार्व माने सब, कालिक माने समय, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सावधिक माने, याद रखिए सावधिक माने क्या है, जिसकी कोई अवधि निश्चित हो। जैसे यहाँ पर आया है कि जो नियत समय से पहले हो पीछे हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, तो असामयिक है। वैसे ही सावधिक के लिए क्या है, जिसकी कोई अवधि हो। तो आज हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखे जिसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी समझे, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, चाहे आप यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सीरीज लाते रहूँगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।